अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। वैसे तो बहुत सी बातें ओवर द वीकेंड होती रही और हम डिस्कशंस करते रहे, लेकिन एक चीज़ जो कि विच काइंड ऑफ स्टूड आउट वाज अ वीडियो बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन। आपने देखा होगा, ट्विटर पे शेयर हो रही थी, जिसमें एक बैंक मैनेजर एक खातून को हरास कर रहे हैं और बड़ा क्लियरली हरास कर रहे हैं। इसमें तो मुबैना वगैरह का भी लफ्ज़ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमें ख्याल आया कि अक्सर लोग बात करते हैं कि ख़वातीन के लिए क्या ही मुश्किलात हैं और औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो औरतों को इतना एहतराम दिया जाता है जितना किसी और माशरे में नहीं दिया जाता। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन औरतों के लिए जितनी मुश्किलात यहाँ हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये है कि वो ऑब्वियसली हम सुनते रहते हैं, हम तो खुद ख़वातीन हैं, लोग हम में बच्चियाँ लड़कियाँ कन्फाइड करती हैं, तो ये सारी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन टू सी समबडी डू इट सो ब्लेटेंटली, तो ऑलमोस्ट अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक रूह कांप गई। बहुत डिबेट नीचे स्टार्ट हुई ट्विटर पे जब ये तस्वीर आई। लोगों का बहुत से ये भी कहना था कि लड़की ने रिएक्ट भी नहीं किया। व्हाट डिड यू थिंक कि वो जब एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई बंदा अब्यूज़ कर रहा हो किसी को, कि तो वो लड़का हो या लड़की हो, आप आगे से कुछ नहीं कह सकते। मतलब उसकी वो स्टिलनेस से भी पता चल रहा था कि कितनी वो खौफज़दा है। लूजिंग योर जॉब, लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी, योर रेपुटेशन, सो मेनी थिंग्स आर एट स्टेक। और फिर एक और हमारे यहाँ टर्म बड़ा कॉमनली यूज़ की जाती है, भाई तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो बहुत सी लड़कियों में तो हिम्मत होती है, वो तमाशा लगा देती हैं जो कि लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सौ में इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें फिर यही बात सुनने को मिलती है कि बेटा साइड पे हो जाती या नौकरी छोड़ देती या जॉब चेंज कर लेती, तमाशा लगाने की क्या सारी जरूरत बात है। क्यों कोई नौकरी छोड़े इन वजूहात से? ये वजह होनी नहीं चाहिए। आपने तमाशा लगाने की बात की, तो यानी तमाशा सिर्फ एक साइड लगा सकती है। तो वो जो बंदा है जो कर रहा है वो तमाशा लगा रहा है, तो जो आगे है वो तमाशा ना लगाए। हमारे माशाल्लाह क्या आवाम की बात करें, क्या सियासी लीडरान की बात करें, पता नहीं इन जैसों को तो लीडरान भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। सियासी जलसों में भी ख़वातीन की प्लास्टिक सर्जरियाँ डिस्कस हो रही हैं मुबैना तौर पर। और दूसरी बात ये, फिर इस तरह के कॉमेंट, चीज़ी स्लीज़ी कॉमेंट किए जा रहे हैं कि कौन खूबसूरत। देखिए, किसी को खूबसूरत कहने का अंदाज भी बड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, और फिर आपके अंदाज से पता चल जाता है आप क्या करना चाह रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि उस किस्म की वीडियो देखना और फिर हम उनको बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं, किस किस्म के लोग हैं, ये कौन है, इनकी क्या बैकग्राउंड है। फिर हम अपने सियासतदानों को देखते हैं जिनकी बैकग्राउंड का हमें पता होता है, वो भी यही चीज़ें कर रहे होते हैं इन अ डिफरेंट मैनर। हरासमेंट तो उसको भी मैं वैसे मानती हूँ कि आप एक मजमे में खड़े होकर एक अपने पोलिटिकल अपोनेंट के बारे में ये बातें कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इन माई आइज़ हरासमेंट। ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का एटमॉस्फेयर है विच रियली नीड्स टू बी डिस्करेज्ड फ्रॉम द टॉप। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ ये हुई थी जिन पॉलिटिकल पर्सनालिटी की आप बात करें, और बाय द वे हम इन डिटेल खबर भी करेंगे, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। देखिए, लीडरशिप, द पॉलिटिकल लीडरशिप शुड हैव आई एम सॉरी बट टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जब नानी, दादी और इस तरह, और उसको भी जो कॉन्डिसेंडिंग मैनर में और डेरोगेटरी किस्म के अच्छे खासे अलकाबात और इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, उनको डेरोगेटरी बना देना और उसको इस तरह से कॉन्डिसेंडिंग मैनर में इस्तेमाल करना, तो फिर नीचे वाली लीडरान तो फिर उससे एक कदम आगे जाते हैं ना। आपको पता है, इट शोज मोर अबाउट यू देन इट डज अबाउट द पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा हो। बट एनीवे, बहुत सी बातें करनी है। अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है। मैं यही सोच रहा था कि अभी तो मंडे शुरू हुआ है। अच्छा जी, ओवर द वीकेंड बिल आखिर फिर फैसला हो गया। फैसला अभी भी हुआ बस समझें, या फिर अभी भी कुछ है इसमें? हो गया। अब तो दूसरा ना माने तो दूसरी बात है, लेकिन जो बना है प्रेसिडेंट यूएस के सदर की हम बात कर रहे हैं, जो बन गया वो तो बन गया। अब जिसने निकलना है वो तो आपको पता है कि मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। आपको बताएं कि ट्रंप की कहानी ख़त्म हो रही है। अमेरिका की सदारत का ताज जो है जो बाइडेन के सर सज रहा है, और पाकिस्तान को अपनी अमेरिका पॉलिसी कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगी। खुदा करके अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज कुछ वाज़े होना शुरू हुए हैं। नज़र आ रहा है अमरीकी अवाम ने 59th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन और कमाला हैरिस को चुन लिया। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और ट्रंप फिलहाल ये नताइज मानने पर तैयार नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अब यही दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप पिछली 3 दहाइयों में, आपको बता दें कि पहले ही सदर हैं जिनको दूसरा टर्म नहीं मिला है। 2008 में आपको बता दें बाइडेन पाकिस्तान के कई दौरे भी कर चुके हैं, अमेरिका के नायब सदर भी रह चुके हैं, और 2008 में उन्होंने रिपब्लिकन क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब का इमदादी पैकेज भी तैयार किया था, जिस्का नाम बाइडेन लूगर बिल था।
था। और उस जमाने में जब हम न्यूज़ वगैरह करते थे तो हमें तब नहीं पता था कि ये अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उसी साल आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने बाइडेन को हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा था और बाइडेन के साथ कमाला हारिस हैं जो अमेरिका की पहली खातून और गैर सफ़ेद फाम नायब सदर होंगी। कमाला की वालदा इंडिया में पैदा हुई थी जबकि उनके वालिद का ताल्लुक जमैका से है और इससे पहले अमेरिका में डेमोक्रेटिक दौरे हुकूमत में अमरीकी क़यादत के साथ हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बड़े खुशगवार ताल्लुकात भी रहे। ये हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ये भी बता दें अब्दुल्ला, हम तो एक जोक फॉर्म में ही कह रहे हैं कि ट्रंप छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं जैरेड कुशनर, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं अच्छा, वो है तैयार। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका और मिलानिया ट्रंप जो ट्रंप की बीवी हैं, वो दोनों बहुत उनको इंसिस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको एडवाइस भी की जा रही है कि आप कंसीड कर दें, कि आप ग्रेसफुली अपनी हार मान लें, अब आप अपनी हार मान लें और छोड़ दें। वेरस ट्रंप के अपने जो बेटे हैं वो बड़े डिटर्मिन्ड हैं। कहा यही जा रहा है, एलिजिडली यही बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वी शुड फाइट द रिजल्ट्स। हाँ, और उसके बारे में आपको पता है कि मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ वो मौजूद थे, इलेक्शन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के दौरान भी वो मीडिया टॉक्स कर रहे थे। बिल्कुल। सो अब देखिए कि किसका पलड़ा भारी रहता है, या दामाद और बेगम का या फिर बच्चों का। बट वो तो खैर चले, अब ट्रंप की अपनी कहानी होगी ना, कहानी हो गई है, लेकिन इट्स बेटर। एक तो आप माशाल्लाह जब अमेरिका के सदर रहे तब भी बहुत से ऐसे काम किए जो मुतनाज़िर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम अब जब नए इलेक्शन हो रहे हैं और आपके जाने और किसी और के बारे आने की बारी आ रही है, तब भी आप कुछ ना कुछ जरूर पंगा करके जाएं। एक चीज होती है ना, यू हैव टू बी प्रेसिडेंशियल इन योर एटीट्यूड एज वेल। तो इनकी ना टेन्योर प्रेसिडेंशियल था और इनका जाना भी कोई इतना प्रेसिडेंशियल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है किसी ने नहीं, अभी मैंने ही आपको ज्वाइन किया वैसे तो। अभी हम कोरोना ने तो हमें ज़रूर ज्वाइन कर लिया है, एज इन आपको पता ही है कि वापस आ गया है और कोरोना की दूसरी लहर जो है वो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कहते हुए कि तेज़ी से अपना रंग दिखा रही है। वायरस को खुली दावत देने में माशाअल्लाह सियासी क़यादत ने भी कोई कसर कहाँ छोड़ी है। अफसोस ये है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भी नहीं दिखा रही है। हुकूमत के अपने रवैयों में खुला तजाद है। जुलाई के बाद पहली मरतबा कोरोना के रोज़ाना सामने आने वाले केसेस की तादाद 1500 से बढ़ गई। आपको याद है ना कि पहले हम कितने ज़्यादा फिगर्स बताते थे, बिल्कुल डबल डिजिट्स में आना स्टार्ट होगी बात, अब दोबारा से वो फिगर्स बढ़ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है और इसीलिए हुकूमत ने एक तरफ तो मास्क ना पहनने वालों के लिए जुर्मानों की सज़ा तय की है, दूसरी तरफ बहुत सी पाबंदियों का ऐलान भी किया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल दफातर में हाजिरी 50% करने का कहा गया है, बाकी स्टाफ जो है वो घरों से काम करे, और इनडोर शादियों पर पाबंदी है और आउटडोर शादियों में मेहमानों की जो तादाद है उसको भी बिल्कुल महदूद कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सी हिदायत हैं जो कमो बेश जिस्मानी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग यकीनी बनाने के लिए ही की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगता है कि ये हिदायत जो हैं वो सियासी जमातों तक नहीं पहुंची। पिछले 2 दिनों में गिलगित बल्तिस्तान, तो आप लोग टीवी पे देख ही रहे होंगे वहाँ क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, बुनेर, हाफिजाबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और पाक सरजमीन पार्टी ने हजारों के मजमे वाले जलसे कर डाले। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट तब से हम कह रहे हैं कि वीकेंड पर तो देख के बहुत ही ताज्जुब भी हो रहा था, मायूब भी लग रहा था, हैरानी भी हो रही थी, खौफ भी आ रहा था और गुस्सा भी कि ये क्यों कर रहे हैं अब। और पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे हम नहीं चाहते कि इस किस्म की वबा की दोबारा से लहर फैले, क्योंकि पहले भी ये इलाका मुतासर रहा है और टूरिज्म खुदा करके खुला है, तो अब और मजमे इकट्ठे कर लें ताकि यहाँ से और लोग जाएं और ये वायरस फैले। उधर पीडीएम 22 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है, जो इनके मुताबिक कराची और कोयटा से भी बड़ा जलसा होगा। आई वंडर, पहले भी हमने बात की थी जब एनसीओसी के फैसले आए थे कि सबसे पहले तो सियासी इज्तिमात पे कुछ गौर करना चाहिए या एडवाइस देना चाहिए। पाबंदी की बात तो हम नहीं करते, मे बी एट दिस पॉइंट फिर ये सवाल तो यही उठ जाता है ना कि क्यों इजाज़तें हो रही हैं। मतलब ना सिर्फ कि हम बाकियों को इजाज़त दे रहे हैं, बाकियों के लिए कि आप जाके अपने जलसे करें, हम खुद भी, हुकूमत को मैं कह रही हूँ कि हम खुद भी करेंगे। मतलब फिर हमें क्यों रोका जा रहा है मास्क पहनने के लिए और 50% आप लोग कर दें ऑफिस में। और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में, सुने ज़रा, 1650 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। हम कहाँ से दोबारा शुरू हुए हैं? हम 250, 300, 350, 400 से होते हुए दोबारा
1650 पे बिल आखिर पहुँच गए हैं। इससे चंद दिन पहले की बात है कि हम 800-900 पे थे, फिर 1000 हुए और अब अचानक से 1600 हो जाना। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,44,839 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं NCOC के मुताबिक। और क्या डिटेल्स हैं हुमा? और आपको पता है ना कि पॉजिटिविटी रेट जो पहले हम बिल्कुल ही कम था, पहले तो पॉइंट समथिंग से जा रहा था, फिर 1-2 पे चला गया। 2 पे भी बड़ा हैरानी थी। इस वक्त 5% है पॉजिटिविटी रेट। तो आप जरा अंदाजा कर ले कि कोई चीज, अभी हम बात ही कर रहे हैं पिछले 1-2 हफ्तों से आपसे, तो हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने ये नंबर जो हैं ये और आप ओवरऑल मुल्क की बात कर रही हैं, 5% है पॉजिटिविटी रेट। सिर्फ आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ 26% है पॉजिटिविटी रेट। 26%, यानी जितने लोगों का टेस्ट किया जाता है उसमें से 26% लोगों में कोरोना मुस्बत आता है। और मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,977 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 33,340 एक्चुअली टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से आपको पता है 1600 से ज़ायद केसेस मुस्बत आए हैं। बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो कि कोरोना का शिकार हैं और वो क्रिटिकल हैं। अस्पतालों में अब वार्ड्स नहीं अवेलेबल हैं। अस्पतालों में अब हाई डिपेंडेंसी यूनिट ICUs में जगह ख़त्म हो गई है दोबारा से। ये सबसे ज़्यादा है कि हमने कितना दुआएं मांग के और बड़ी मुश्किलात से हमने वो टाइम गुजारा है और लगता है कि अब दोबारा से वो वापस आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी कामरान खान बंगिश हमारे साथ हैं। कामरान साहब, हुकूमत बता रही है कि कोरोना की दूसरी लहर ख़तरनाक है, आवाम से एहतियात की अपील भी की जा रही है, लेकिन अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती वुज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म जलसों पर जलसे जो हैं वो भी फरमा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो ये कुछ आप एक्सप्लेन कर दें कि एक जगह इंस्ट्रक्शन कुछ दी जाती है लेकिन ख़ुद प्रैक्टिस नहीं की जाती वो इंस्ट्रक्शन, तो क्यों? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी लहर जो है कोरोना की वो डिक्लेयर हो चुकी है। NCOC ने भी कुछ फ़ैसले किए हैं कि, और वो सूबे भी उनके साथ अलाइंड हैं कि दूसरी लहर आ चुकी है। मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के पर्सपेक्टिव से बता दूं कि हमने जो सवात में जलसा किया है, हमारे पास हमने इसके ऊपर काफ़ी सरे हासिल गुफ्तगू की, डेटास एनालिटिक्स हमने लिए कि कोई हम बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता पोटेंशियल रिस्क की तरफ ना चले जाएं। तो हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स आई वो मलकंड रीजन में, एक्सेप्ट चतराल के अलावा बाकी अजला में हमारी जो कोरोना की प्रीवेलेंस है वो कम है। मतलब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि स्वात में अभी तक ये जो दूसरी लहर है उसमें सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो मतलब वहाँ पे सिचुएशन इस काबिल थी कि हम जलसे की तरफ गए, बट वो उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अवामी फलाह का एक मंसूबा था, उसमें अवाम की तरफ से और उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देख कर सवाद में हमने जलसा किया। कामरान बंगिश साहब, मैं हैरान हूँ, हम साथ साथ वो विजुअल्स भी चला रहे हैं जहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसमें अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव घुस जाए ना, दैट इज इनफ। किन SOPs की, ये तो बड़ी कॉमन सेंसिकल बात। देखिए, ये हो ही नहीं सकता है। आप जो मर्जी कर लें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता, इसमें नहीं आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। अभी बता दें कि एक तरफ हज़ारों के जलसे हो रहे हैं और दूसरी तरफ दफातर में हाज़िरी आधी करने, कारोबार बंद करने वगैरह जैसी हिदायत जारी की गई हों। और वैसे बाय द वे, मुझे तो ये 10 बजे वाला टाइम ही नहीं समझ आता। आवाम की अगर बात करें तो आपकी बात को क्यों संजीदा लेंगे जब सियासी कायदीन ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस हवाले से जो NCOC के फ़ैसले और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने आप से शुरू किया, जो हमारे दफातर हैं, हमने वहाँ पे ख़वातीन को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो घरों से काम करें, या जो एल्डरली पीपल हैं या जिनमें कोई बीमारियों के सिम्टम्स हैं, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर हमने मास्क का पहनाना और जो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल है, या दफातर में नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस का हमने एक ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है। हम मैसिव अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इसको कंटेन कर लेंगे, इस वायरस को, जैसे हमने फ़र्स्ट वेव में किया। और हम एज अ खैबर पख्तूनख्वा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा ताउन है, और इंशाल्लाह ये जारी रहा तो हम दूसरी वेव को भी कंट्रोल कर पाएंगे।
चलिए ठीक है, आपका ये कहना है। अब ये बता दीजिएगा कि एक अहम मरहला बतौर हुकूमत ये आ रहा है कि एक तो आपको अपनी तकरीबात महदूद करना चाहिए, ये तो हमारी सजेशन है ही है, और इसके साथ साथ अपोजिशन को भी कायल करना है कि वो जलसे ना करें। तो अपने आप को रोकेंगे फिर किसी और को भी रोक सकने के काबिल होंगे। तो पेशावर में PDM ने जलसे के लिए इजाज़त मांगी है, किस तरह समझाएंगे अपोजिशन को कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, ये जमहूरी जो एक्टिविटीज़ हैं ये जारी रहती हैं, जारी और सारी रहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे थिन लाइंस और सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पे हमने एज अ नेशन सोचना होता है, हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर सोचना पड़ता है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि PDM हो या और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा शो करना होगा। अब हालात इस जानिब जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर उनको भी मसला पेश आता है, उनको भी सेहत के इशू सामने आते हैं, तो ये भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। तो एज अ हुकूमती नुमाइंदा मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा शो करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को या तो लिमिट करें या फिर उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कामरान बंगश। अपोजिशन को भी और हुकूमत दोनों को जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपकी आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड ग्राउंड एट ऑल। जो चीज़ खुद कर रहे हैं वो अगले को तो रोक सकते ही नहीं है ना। बात सारी इतनी सी। अच्छा, और हुमा, अचानक से 9 नवंबर के सिलसिले में जो तकरीबात हो रही थी ना, आज बाय द वे आपको बता दें कि 143rd बर्थ एनिवर्सरी है मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, और वहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने हाज़िरी भी दी है। अब मुझे ज़रा नॉस्टैल्जिया इसलिए हो रहा था क्योंकि स्कूल में ये फंक्शंस हुआ करते थे 9 नवंबर को, और पर्टिकुलरली अल्लामा इकबाल की गज़लें और बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा, उस पे परफॉर्मेंसेस और वो टैबलोज और वो सारा बड़ा याद आ रहा था। स्कूल की यादें तो ऑब्वियसली चले अभी हम ताज़ा करेंगे क्योंकि हमने ट्रिब्यूट भी देना है, लेकिन उससे पहले ये जो कभी खुशी कभी गम टाइप सिचुएशन हमारी क्रिकेट के साथ चलती है ना, वो इस पर बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर खुद को दुनिया की टॉप T20 टीम्स के तौर पर मनवा लिया है। आपको पता है हम कितनी उदास बातें भी करते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन टुडे इज़ नॉट वन ऑफ दोज डेज। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ 2 मैचेस में ही निपटा दी। रावलपिंडी में होने वाली सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम की शानदार इनिंग्स की बदौलत कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच तो बिल्कुल ही यकतरफा साबित हुआ। पहले हारिस रऊफ और अपना दूसरा मैच खेलने वाले उस्मान कादिर ने मेहमान बैट्समैन को टिकने ना दिया, और फिर ऑफ कोर्स बाबर आजम के साथ नौजवान हैदर अली ने कमाल दिखाया। किया क्या अब्दुल्ला, बताएं। पाकिस्तान ये मैच एक्चुअली 8 विकेटों से जीत गया है। हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। पाकिस्तान इसी तरह वनडे सीरीज में भी 2-0 से ऊपर गया था। उम्मीद थी कि शाहीन वाइट वॉश कर देंगे, लेकिन जिम्बाब्वे ने ऐसा होने ना दिया। उम्मीद की जा सकती है कि T20 में पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा। सो हम इस उम्मीद पे बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं कि हम ये सीरीज़ क्लीन स्वीप करेंगे। और इसी पे बात करते हैं टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, वनडे की तरह T20 सीरीज़ में भी पाकिस्तान कामयाब हो गया। हारिस रऊफ, उस्मान कादिर, हैदर अली की परफॉर्मेंसेज हमें तो बड़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? देखिए, टीम तो जिम्बाब्वे वीक है और इनको वनडे सीरीज में भी इसी आसानी जीतना चाहिए था, बट आई थिंक कि जिस तरह से यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, जिस तरह से वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जिस तरह हैदर अली ने अच्छा फ़ायदा उठाया, हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रहा है। उस्मान कादिर बड़ी खुशी है क्योंकि पूरे साल से उसको जोड़ के जा रहा था बट खेल नहीं पाया था। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था उस्मान कादिर के लिए कि वो होम ग्राउंड पे डेब्यू करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस लें और फिर आगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलने के लिए कुछ रेडी हो सके। अच्छा आकिब, अब पाकिस्तान वनडे में क्लीन स्वीप का ख्वाब जो है वो पूरा ना कर सका, T20 में ये मौका फिर मिल रहा है हमें, तो इस बार आपको चांस लगता है कि जिम्बाब्वे को तीसरे मैच में भी हम हरा लेंगे? देखिए, वो तो इस तरह की टीम है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, तो चांस तो उनका कोई नहीं था, बट उसमें 2 गलतियां 2-3 की इन्होंने वनडे में। एक तो उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए था क्योंकि बीच में कोई आपका रिस्ट स्पिनर नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन है वो इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलते, जो कि स्पेशली जो गुगली रीड करना या फ्लिपर रीड करना,
तो इसलिए यहाँ भी अब मुझे यही लगता है कि एक आधा डेब्यू और भी करा दे तो आई डोंट थिंक के पाकिस्तान के हारने के कुछ चांसेस हैं, और आई थिंक सीरीज को 3-0 जीतने की कोशिश करें। अच्छा आके भाई, इस सीरीज़ के निमटते ही जाहिर है PSL का मैदान भी सज रहा है। आपको तो अच्छा है कि लाहौर कलंदर की फतह ही देखना चाहेंगे, और बहुत से और फैंस भी, और बहुत से जो लाहौर कलंदर के नहीं है फ़ैन ना, वो भी चाहते हैं कि इस दफ़ा उनका कुछ बन जाए। लेकिन इसके अलावा दीगर कौन सी टीमें हैं जो आपको लग रहा है इनके चांसेस हैं? अगर आप चारों टीमों को अगर आप देखें तो, क्योंकि ये कंट्रीज की टीम नहीं होती, ये ड्राफ्ट में टीम बनती है, तो सारी टीमों के पास मौका होता है कि वो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सके। जैसे हमारे पेशावर से मैच है, अगर उसमें भी देखें तो उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कामरान अकमल हैं, मलिक है, और भी जैसे फैफ डुप्लेसिस हैं, वो भी उनकी टीम का हिस्सा है। हैदर अली भी यंग प्लेयर है, वेरी इफेक्टिव, और वहाब रियाज जो कैप्टन है वो आपको पता है बड़े ज़बरदस्त T20 बॉलर है। तो आई थिंक कि ज़्यादा टीमों में फ़र्क नहीं है। ऑन दैट गिवन डे कौन किसके जो 2-3 प्लेयर जो है वो अगर चल जाए तो इसके लिए टाइम्स आपको 7-8 बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमने कई दफ़ा देखा है कि ऊपर से ही एक पार्टनरशिप लगती है तीसरे नंबर की, और वो ओपनर एक जो उसके साथ देता है तो गेम हाथ से निकल जाती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। 1 घंटा तो ऑलरेडी गुजर चुका है जियो पाकिस्तान का। हमने बहुत सी बातें की, अलामा इकबाल को हमने ट्रिब्यूट भी दिया, और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। सो वील ट्राई टू अकोमोडेट सम मोर नज़म्स एंड कलाम्स, यस, और हुमा से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ कहें कि अपनी पसंदीदा कलाम के बारे में हमें बताएं, वो हम प्ले करेंगे। करेंगे हम नहीं, हम आगे चलते हैं। ऑलरेडी हमने ट्विस्ट कर लिया आखिरी लम्हे में आके ये बात। बिल्कुल, इसीलिए तो मेरा शौक है हमारे शक्लों पे। अच्छा, एक बात जो हमने आज करनी है, वी ऑल्सो हैव आवर गेस्ट विद अस, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू कीप आवर सिटी क्लीन, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी होती है। मैं कहता हूँ सारी हमारी अपनी होती है ज्यादातर, क्योंकि हम बड़ी खुशी खुशी बाकी हुकूमत को और हर किसी को सुना देते हैं, बट रियली हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सफाई रखने में। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। कोरोना वाली बात है कि माशाल्लाह अपने तो जलसे करें और लोगों को मास्क ना पहनने के ऊपर फाइन लगाएं, तो अभी तक आई एम मिफ्ड एट दैट। ये जिम्मेदारी जो है ना वो हैंड इन हैंड जाती है। सारों को बताते रहें कि जी मास्क पहनो, तो खुद नहीं पहनना, और खुद हजारों लोगों के मजमे में खड़े सबसे ज्यादा चीज जो मैंने लोगों को सड़क पे लिटर करते हुए देखा है ना, आप किसी ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े में अपनी गाड़ी वगैरह में अपनी बाइक पे, वो शख्स आया, उसने आपको सामान दिया और साथ में एक बिल थमा दिया, ठीक है, एक बिल थमा दिया और आपने वहीं वो बिल यूं किया और फेंक दिया। सो every time I'm parking outside a grocery store or a store, general store, हर तीसरी गाड़ी जो है ना वो ये हरकत कर रही होती है। सो प्लीज ना करें और अपने मुल्क का, अपनी गलियों का ख्याल करें, और उस बिल को एक दफा देख लिया करें कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं हुआ। मतलब इसमें ये डबल प्रोंग ये तो बिल्कुल मेरी अम्मी वाली आपने। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे ना कि वहाँ क्या चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान वैसे अच्छा मौका है, वहाँ पे जाके इलेक्शन भी कवर कर लें और सैर भी कर लें थोड़े से। हाँ, लेकिन जो इतने लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, और फिर आपको पता है कोरोना की क्या हालात, और आपको पता है कि इन इलाकों में तिब्बी सहूलियात बड़े शहरों जैसी नहीं होती हैं, तो वहाँ खुदा न खास्ता अगर ये क्राइसिस बढ़ा तो हैंडल करने के काबिल नहीं होगी जीबी हुकूमत। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुंतखब नुमाइंदों को इलाके से जाने की डेडलाइन गुजर गई है। ना हुकूमती वज़रा संजीदा ले रहे हैं, ना अपोजिशन लीडरान। 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सभी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, और कल भी खूब गर्मा गर्मी रही। माशाल्लाह, इन तीनों ऑरेटर्स में से आप बड़ा अच्छा कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी जरा जानदार धुआंधार। मैंने ऑलमोस्ट इनको सुना ही नहीं है, क्योंकि जो आवाम सामने खड़ी थी ना, आई एम सॉरी, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कोविड। भाई इस मौके पे तो छोड़ दें, आप कोई वीडियो लिंक से लोगों को आप एड्रेस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज, क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है, सारे पंजाब से तो सिंध से तो कहाँ से उठ के गिलगित बल्तिस्तान, और ये लोग अकेले तो गए भी नहीं है, उनको कोरोना इनके साथ जाहिर स्टाफ होगा, और कितने लोग यहाँ से और होंगे जो गए होंगे साथ। उधर गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की एक दरखास्त पर समाज जुमे के रोज़ ये हुक्म जारी किया था कि पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान और वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने के अहल नहीं हैं, इसलिए ये सब लोग 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान से चले जाएं। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत को इन अहकामात पर अमल करवाने की हिदायत भी की, और इन अहकामात की जद में आए वज़ीर अली अमीन गंडापुर के साथ साथ
साथ बिलावल भुट्टो भी, और जो कह चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान से जाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने चीफ कोर्ट के फैसले को गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और आज उस केस की समाअत होगी। So that is the latest from GB elections. 15 नवंबर को हो रहे हैं। अच्छा, I'm sorry, the irony is कि कभी आपने मुड़ के नहीं देखा गिलगित बल्तिस्तान को। आज भी अरेस्ट कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो जब आप जाया करें ना, जब उनको आपकी ज़रूरत हो, इस वक्त आपको ज़रूरत है उनकी, उनको नहीं है आपकी, तो आप उधर बराजमान है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सादत अली मुजाहिद हमारे साथ हैं गिलगित बल्तिस्तान से। सादत, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, वैसे तो आपसे इलेक्शंस के हवाले से भी पूछ लेंगे, लेकिन इतनी वार्निंग्स के बावजूद कोरोना का भी खौफ है, इतने मजमे को साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग, ये सारे सियासतदान जो लीडर्स वहाँ गए हुए हैं, ये हिलने को तैयार नहीं है वहाँ से। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इससे कबल भी ऐसा ही होता रहा है। जो जब भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ छोटी बड़ी जमातों की यहाँ शाखें हैं, उनके कायदीन यहाँ आते हैं। आपने दुरुस्त बात कही, आम हालात में उन्होंने कभी इस इलाके का रुख नहीं किया। साल में 2 साल में एक दफा दौरा होता है। खास तौर पे इस बार बिलावल भुट्टो जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के 23 रोज़ा दौरे पर यहाँ मौजूद हैं। अभी इलेक्शन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो ये चीफ कोर्ट का एक फैसला आया था, इनको फौरन इलाका छोड़ने को कहा गया था और इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी की गई थी, मगर चूंकि पीपल्स पार्टी ने इस फैसले को यहाँ के सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया है। अच्छा सादत, जरा इलेक्शन के बारे में बताएं आप, उसकी तो आज समाअत होगी, इस बारे में तो हम अपडेट ले लेंगे आपसे, जियो न्यूज़ भी आपसे जानता रहेगा। अभी बताएं कि यहाँ माशाल्लाह सभी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और भरपूर जलसे भी हो रहे हैं और इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हम देख रहे हैं, जगह जगह जलसे वगैरह भी हैं। कांटे का मुकाबला होगा इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में या फिर कोई वन साइडेड आपको इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, इस बार यानी पहली बार देखा गया कि इसमें कांटे का मुकाबला होगा। कई हलकों में ऐसे है, ज़्यादातर हलकों में पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और बहुत सारे हलकों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी मुकाबले में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज के चूँकि इलेक्टेबल्स जो थे ज़्यादातर वो इलेक्शन से कबल ही पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं या आज़ाद हैसियत में बाद हलकों में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस दफ़ा कांटे का मुकाबला होगा, एक तरफा कोई नताइज की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर अगर हुकूमत भी जो बनती हुई नज़र आ रही है, जो अवाम का मूड नज़र आ रहा है, इस दफ़ा जो इनका मैंडेट है वो तकसीम होगा और मुख्तलिफ जमातें और जो आज़ाद रहनुमा हैं, कैंडिडेट। और कोविड के कितने केसेस हैं ऑलमोस्ट डेली जो रिपोर्ट हो रहे हैं? क्योंकि हम ज़रा परेशान, हुमा पर्टिकुलरली बड़ी परेशान है कि कोविड जो है ज़ाहिर है वो इस तरह की गैदरिंग से फैलता है, तो अभी क्या सूरत हाल है? लोकली रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस? ये बाकायदा हो रहे हैं, कोविड के केसेस अभी भी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। तो कोविड के यहाँ के केसेस हैं, यहाँ करंटीना सेंटर्स में मरीज भी हैं और अभी जो सर्दी की नई जो लहर आई है इसमें कोविड मजीद बढ़ गया है। तो ये शिकायत है, लेकिन यहाँ देखने को ये आया है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। बार बार की वार्निंग के बावजूद बदस्तूर जो है यहाँ पर जी सादत, वो तो हम जो फुटेज देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पे, दिल हिल रहा है, खौफ आ रहा है ये देख के कि कितने ज्यादा लोग हैं। वो तो अभी छत पे देखा, छत पे कैसे चल रहा है? हाँ, मतलब बड़ी आपको खुशी हो रही है छत पे देख के। कहने का मतलब है कोई मास्क नहीं पहना हुआ। ये बताइएगा सादत, ऑन अ डिफरेंट ट्रैक के मौसम कैसा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जैकेट्स वगैरह, मरीम नवाज ने भी एक पूरा फुल वुलन कोट टाइप ही लग रहा है, तो मौसम आपका मौसम तो ठंडा ही है। बर्फ कब पड़ती है भाई? जी, यहाँ पर मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मौसम होता है, क्योंकि इनके जो दौरे हैं दोनों के, बिलावल भुट्टो जरदारी और जो मरियम नवाज और जो अली अमीन गंडापुर, तीनों के दौरे इस वक्त ये जो गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके और अजला हैं वहाँ ये दौरे कर रहे हैं और खताब वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, ख़ासतौर पर अस्तोर में और बल्तिस्तान के जो बाला इलाके हैं, गिजर है और हुंजा है,
नगर वगैरह, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है और ये उन्हीं इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। और अभी गिलगित में क्योंकि आखिरी रोज़ ये इनके जलसे होंगे, 11 को दोनों के जलसे हैं, बिलावल भुट्टो और जो मरियम नवाज सुप्रीम अपील जो है वो आज क्या फैसला करती है। आपको पता है कि इससे पहले जो है फैसला आया था कि तमाम सियासतदान यहाँ से चले जाएं क्योंकि 15 को इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे सादत अली मुजाहिद। अच्छा, ये सर्दी की बात कर रहे थे। आई जस्ट डिड नॉट हैव द हार्ट टू आस्क हिम अब्दुल्ला कि वहाँ गैस है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाकी मुल्क के हालात क्या है। अभी तो सर्दी का नाम ही आया है मुल्क में तो गैस प्रेशर जो है वो बहुत जगहों पे कम होना स्टार्ट हो गए हैं। सो वी आर जस्ट ड्रेडिंग कि आगे क्या होना है। आई जस्ट कुडंट आस्क हिम दैट। अच्छा जी, अभी ज़रा हम बात कर रहे थे कि इस शहर को साफ़ रखना, किसी भी खत्ते को साफ़ करना, पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी हम अगर बात करें तो आपको पता है टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अफसोस माशाल्लाह कि टूरिस्ट जहाँ जाते हैं लोकल टूरिस्ट वो गंद फैला के आते हैं और उस पर इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो वो पॉइंट आउट करके हाथ जोड़ रहे होते हैं कि खुदा का वास्ता है आप अपने मुल्क को ना गंदा करेंगे। इस वक्त तो हम टूरिस्ट की बात ही नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं इसके इब्तदा जो है सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की जानिब से सामने आने वाले बयान से करते हैं, क्योंकि वो बताना आपको ज़रूरी है। उन्होंने ट्वीट किया कि वसीम अकरम सिंध के छोटे से छोटे मसले को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वज़ीर मौसूफ का इशारा वसीम अकरम की ऑब्वियसली आपने समझ लिया होगा उन वीडियोस की जानिब है होगा जो वो कराची और ख़ास तौर पर साहिल समुंदर पर सफाई ना होने की निशानदेही करते रहते हैं। आपने ये वीडियोस बड़ी इनकी कॉमन प्लेस अब हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ये करते रहते हैं। सिंध हुकूमत को अब उनका इशारा बेसिकली ये था कि सिंध के जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर भी ज़रा वीडियो बनाएं, तो उस पर भी नासिर साहब बनानी चाहिए वसीम अकरम को वीडियो, अगर तो कोई वहाँ ज़्यादती हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उन्हें इस पे ताना ना दीजिए कि वो कराची की गंदगी या साहिल की गंदगी के ऊपर निशानदेही करते हैं या वीडियो बनाते हैं। He has a right over Karachi, he can say anything। और बाय द वे या तो कोई गलत बात कही हो ना तो फिर आप कह सकते हैं ऐसा तो हुआ भी नहीं और उन्होंने कह दिया। कोई कोना मुझे कराची का दिखा दें जहाँ कोई सफाई मेंटेन की जा सकती हो। अच्छा, वसीम अकरम के भी आई एम सॉरी कहने पे फिर सफाइयाँ हो जाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद आपको पता ही है कि क्या और क्या करें कि अगर सीवीओ साफ भी हो जाए तो माशाल्लाह हम ही जैसे लोग होते हैं ना जो दोबारा वहाँ इतना गंद मचाते हैं, इतना गंद मचाते हैं। और अब तो एक नई गंद की लहर, पता है क्या, ये मास्क और ग्लव्स और इनकी सूरत में समंदर पे पाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको बताना ये है कि ये अब जिम्मेदारी जो है हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं है। कराची के शहरियों ने हुकूमत के इसी रवैये की वजह से साहिल कराची को साफ करने का बीड़ा जो है वो उठाया है। और बताइए कौन कौन है? तलबा खुद अपने साहिल को साफ कर रहे हैं और जाहिर है कि इसमें हमको भी साथ देना चाहिए। शनीर अकरम भी इसमें पेश हैं। और कौन है हमारे साथ? जनाब एक NGO शेयर और डिप्टी कमिश्नर बाय द वे वो भी इसमें पेश हैं। ज्वाइन किया। अच्छा, मैं पहले अपने गेस्ट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं काफ़ी देर से उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। मनाल काशिफ हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं शेयर के बारे में अभी हमें बताएंगी। और साथ ही अब्दुल रहमान भी हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर शेयर हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जाहिर है कि सिर्फ ये साहिल नहीं साफ कर रहे हैं, रावल लेक भी साफ करने का इन्होंने काम किया और भी बहुत से मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चलाई है। लेडीज फर्स्ट, मनाल से पहले पूछ लेते हैं। मनाल, शेयर के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको शुक्र अदा करती हूँ, आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे। शेयर 20 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म किया था 1997 में, और अब कोविड के टाइम पे उन्होंने हमें इंचार्ज दे दिया है। तो हमारा जैसे कराची में भी ग्रुप है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में है। और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ शेयर की और ये प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल रहमान। तो अब हमने इंचार्ज ले लिया है और जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट था बीच क्लीन कराची, तो ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था। ज़ाहिर SOPs फॉलो करने थे कोविड के, तो अब इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसे और प्रोजेक्ट्स करेंगे। नहीं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? अब कराची के बीच को क्लीन करना है तो जाहिर है कुछ लोगों से मीटिंग की होगी, किसी से मदद ली होगी, किसी को ऑन बोर्ड लिया होगा, वो प्रोसेस कैसे किया आपने? जी, इसके अंदर तो DC साउथ वाज वेरी कोऑपरेटिव टू अस। हम लोग DC साउथ से हमारी मुलाकात हुई एंड उन्होंने हमें ये हाईलाइट किया कि जो चंकी मंकी से आगे वाली जगह है, डॉल्फिन से, वहाँ बहुत रेगुलरली बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होती भी रहती हैं और वो जो एरिया है वो CBC के अंडर आता है, तो दैट्स प्रेटी क्लीन, वो काफ़ी हद तक साफ़ है। लेकिन अगर आप डॉल्फिन मॉल से आगे की तरफ, जो दुआ रेस्टोरेंट की तरफ, जो बीच है वहाँ वो बहुत वहाँ कभी कोई बीच क्लीनिंग एक्टिविटी भी नहीं है और वो आता भी किसी DMC के अंडर है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो पहले तो हमने जाके पूरा सर्वे करा कि हमें कहाँ ये करनी है। और हमने एक्चुअली उस स्ट्रेच पे मैं कभी गया भी नहीं हूँ, तो जी वहाँ पे मैं भी नहीं गया था। वहाँ मैं DC साहब के साथ गया और वहाँ बीच तक
ठेले लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और वहाँ पे यही है कि प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि ठेले जो लगे हुए हैं, कोई गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ है, कोई प्लास्टिक बैग्स वहाँ लेके सफाई जी, क्योंकि वहाँ बीच में बाकायदा कुर्सियाँ लगी हुई हैं और वहाँ टेबल्स लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड जगह थी। वो हमने पहले उसको शॉर्टलिस्ट करा और उसके बाद फिर हमने 2 हफ्ते तक प्लानिंग करी कि हम लोग इसको किस तरह लेके चलेंगे। और हमने अच्छा, तो ये ज़रूर बताइएगा अब्दुर्रहमान, ताकि लोग समझ सकें कि क्या वॉलंटियर्स आप लोग इकट्ठा करते हैं? जी, शेयर एक कम्प्लीटली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर हमारा काम है कि हम सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर कराची हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए, और हमारे पास डिफरेंट कोई 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप था, 15 का एक था, हमारे दोस्त वगैरह थे, हम लोग सारे गए। डीसी साउथ हमारे साथ थे, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ थे, सेनेटर अकरम हमारे साथ थी, तो हम लोग ये सारे आए। एक बहुत हमने एक जगह एक मतलब इतना, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट था, हमारे पास 50 वॉलंटियर्स थे, हमने एक जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया और वहाँ पे हम लोगों ने साफ जो बीच क्लीनिंग एक्टिविटी करी तकरीबन 3 आवर्स तक। और जो मेरे पास वीडियोस भी हैं जो पहले जो उस बीच की हालत थी और जो बाद में थी। अच्छा मनाल, हम चला भी रहे हैं साथ साथ, मुझे बताएं कि आजकल आप भी आई एम श्योर मौजूद होंगी, तो आजकल क्या सबसे ज़्यादा किसकी कंटेमिनेशन है? क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट पता लगी थी कि अब कोविड की वजह से प्लास्टिक ग्लव्स एंड मास्क बहुत ज्यादा ये आलूदा कर रहे हैं। पहले तो मेडिकल वेस्ट भी नजर आता था बीचों में, चलो उसकी एक दफा अभी इस दफा जो सफाई की है सबसे ज्यादा क्या गंद निकला? प्लास्टिक बैग्स या मास्क वगैरह भी थे? मास्क भी कुछ थे, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बहुत था, लेकिन हम लोगों ने मेक श्योर किया कि हम लोग जितना हम लोग साफ कर सकते हैं हम लोगों ने। लेकिन आपने एक दफ़ा साफ कर दिया, अब मुझे बताएं आपने इस सिलसिले में किसी से बात की कि वहाँ कोई डस्टबिन लगा दें? तो क्या आप हर रोज तो नहीं जाके साफ करेंगे? जी बिल्कुल। क्या इसको रेगुलर किस तरह सफाई करें इसकी? हम लोगों ने ट्रैश कैन उन लोगों ने इंस्टॉल किए हैं ताकि फिर जब लोग आएँ, क्योंकि कराची की जो बीचेस हैं वो हाईलाइट है कराची की, लोग पूरी आवाम वो इस्तेमाल करती है और सबसे ज़्यादा गंदगी भी वहाँ पे है। तो हम लोगों ने इसलिए वहाँ से शुरुआत की और वहाँ पे बहुत हम लोगों ने कुछ ट्रैश कैन इंस्टॉल किए हैं। ज़ाहिर एक दिन में तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि लोग जब वहाँ जाएं तो वो ट्रैश कैन्स के अंदर फेंकें। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये हमेशा क्यूरियोसिटी होती है बीच क्लीनिंग में, आप लोगों को क्या चीज़ें चाहिए होती है? मतलब व्हाट डू यू गाइस, जब 50 वॉलंटियर्स वहाँ पहुँचे हैं तो अपने साथ क्या लेके गए? हम लोग सिर्फ ग्लव्स लेके गए हैं, मास्क तो सब वैसे ही पहन के आए थे और ट्रैश बैग्स हम लोग लेके गए थे। तो बस चीजें उठाते हैं, बस ग्लव्स से झाड़ू वगैरह भी किया जाता है। हमारे साथ एक हमारे बिकॉज़ आई टोल्ड यू के हमारे साथ डीसी साउथ बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उनके साथ जैनिटर्स थे उनके, और हमारे स्टूडेंट्स को थे, हमें हमारे पास प्लास्टिक बैग्स है, तो हमने अराउंड 3 आवर्स में 200+ प्लास्टिक बैग्स के अंदर हम लोगों ने जो गार्बेज था वो कलेक्ट करा और जैनिटर्स 200 बैग्स हमारे भर गए थे जी। अच्छा, और उनका डिस्पोजल कहाँ था? उनका वो हमने डीएमसी को हैंड ओवर करे और डीसी साउथ को फॉर प्रॉपर डिस्पोजल हमने उनको हैंड ओवर करे, और हमने जो एरिया हमने कॉर्डन ऑफ करके वहाँ हमने 4 डस्टबिन इंस्टॉल की, कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ चंकी मंकी और मैकडॉनल्ड्स के उस साइड पे डस्टबिन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन यहाँ कोई डस्टबिन पहले से इंस्टॉल नहीं थे। तो यहाँ तो डीसी साउथ से आपने पूछा नहीं कि ये हमारा इंतजार कर रहे थे आप लोग डस्टबिन इंस्टॉल करने के लिए? तो उनका भी इनिशिएटिव था, तो उन्होंने वहाँ पे अभी डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं, और अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि इन फ्यूचर हम इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे वंस अ वीक, मतलब 2 हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, इस तरह का हमारा प्लान है। आप जल्दी से आप फेसबुक पेज बता दें आप लोग अपना, ताकि या इंस्टाग्राम वगैरह या ट्विटर वगैरह, ताकि और स्टूडेंट्स जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है share.awareness, वी हैव अ ट्विटर अकाउंट हमारा वही है share.awareness, और फेसबुक पेज भी हमारा। तो वहाँ से जो भी करना चाहते हैं आपको ज्वाइन कर सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री ज्वाइन, अक्रॉस द कंट्री, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अभी हम लोग हैं। चलें, वंडरफुल, थैंक यू। आप दोनों बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मनाल काशिफ और अब्दुर्रहमान। और आप लोगों में से मैं कहूँगी कितना टाइम लगता है कि अगर कोई कूड़ा फेंकना है और सामने आपको एक डस्टबिन नज़र आ रहा है, मतलब चल लो थोड़ा सा उसमें जाके चीज़ें फेंक दो। कितनी बार अब्दुल्ला हमने डस्टबिन देखे हैं, डस्टबिन पड़ा होता है ऑलमोस्ट खाली होता है, इर्द गिर्द एक कचरे का ढेर होता है। इतनी तो हिम्मत कर दें कि उसके अंदर चीज़ डाल दें। मतलब ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि हम इस बात पे रोएं, सुनाएं, किस तरह लोगों को कायल करें कि खुदा के लिए कुछ सफाई अपने इर्द गिर्द रखें। ये वही चीज़ें हैं जो फिर बिल्डअप होती हैं और फिर उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक दफ़ा फिर इस पर बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर का मुतनाज़े बयान सियासी मुखालफत नहीं, ख़वातीन को कमतर समझने की सोच का आकाश है, और तो इस पर माफ़ी तक ना मांगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, यू नो हाउ दे लव टू ट्विस्ट थिंग्स अराउंड, लेकिन ये बस ये एक ही चीज़ थी और हर किसी के सामने अपेरेंट है कि आपने किया क्या है। और सबसे बड़ी बात इस पे ये है कि जब कर लिया
और उसके बाद इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई तो माफी भी नहीं मांगी। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा था एक्चुअली, आप खुद ही सुन लीजिए। ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं, अपने आप को करवा लें अगर आपका बड़ा दिल चाह रहा है। पैसे तो आपके पास भी होंगे, यू नीड इट मोस्ट। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि किसी सियासी रहनुमा ने इस नौयत की बात पहली मर्तबा की हो, ये ऐसी भी नहीं है। माशाल्लाह हमारे पास पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है तमाम सियासी जमातों का। जो रिकॉर्ड है हमारे सामने, मेरा ख्याल है सुनहरी हरूफ में लिखा जाना दिखा दें आज। वी हैड टू बीप आउट सो मच, क्योंकि आपको भी सुबह सुबह ही बहुत कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे 2 सेंट्स अफसोस होता है ख़ास तौर पे जो शक्लों पे और अपीयरेंस के ऊपर कह रहे थे। मतलब चाहे तो अगला बंदा ये भी कह सकता है कि जाके खुद शीशा देख लें आप कि आप कौन हैं कुछ ऐसी बात करने वाली, लेकिन बात ये है कि जिस पोजीशन पे आप लोग सारे बैठे हुए हैं, यू शुड बी गिविंग सेटिंग सम एग्जाम्पल्स। मेरा ख्याल है कि हम ये कह के अब्दुल्ला हमारे गले थक गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला गंडापुर नहीं। का बयान तो अभी आया है ना, लेकिन हमने ये याद दहानी आपको इसलिए कराई है कि आप पुराने इससे पहले जो बयानात आए हैं वो आप कहीं भूल ना जाएं। ये तो सिर्फ फहरिस्त में इजाफा है, और जिन सियासी रहनुमाओं की बातें आपने सुनी हैं, कमोबेश सभी ने या तो खुद से माजरत की या फिर उनकी पार्टी लीडरशिप ने उनसे माफ़ी मंगवाई। इनमें बहुत से केसेस में ये हुआ एक्चुअली, लेकिन यहाँ मामला है मरियम नवाज का, जिनके बारे में वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि औरतों का एहतराम कितना ज़रूरी है। ये भी सुन लीजिए सर। कि यहाँ हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले मरीम नवाज से मुताल्लिक ही ऐसी बात कर चुके हैं जो उनके मनसब के शायान शान नहीं है। और अच्छा, anyway, we don't look nice. बिल्कुल, बट I think हमने आपको काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं, यू गेट द पिक्चर। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहिबा ने। कमल शौज़ब साहिबा, माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा ख़वातीन से मुतालिक नाजेबा बयान देते रहे हैं, कुछ क्लिप्स हमने अभी दिखाए हैं, तो अब ऐसा ही कुछ अली अमीन गंडापुर ने भी किया है। लेकिन हैरत की बात हमें ये लग रही है कि तहरीक इंसाफ उनसे माफ़ी मांगने का कह तक नहीं रही। मतलब कुछ तो कंडेम करें ना, बीच में उनसे ये कह दिया जाए कि भाई आप माफ़ी मांगे, टेक बैक योर वर्ड। तो क्या गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा पार्टी उनसे मुत्तफिक है? आपकी अपनी एज अ वुमेन क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको सुबह बखैर। देखिए, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड ज़रूर दूँगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनकी तारीफ़ की है, मोहतरमा मरियम साहिबा की खूबसूरती की उन्होंने तारीफ़ की है, और उसकी रीज़न्स भी कुछ बयान किए जो मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, उसको ज़रा थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो उन्होंने काफ़ी हद तक करवाई है, और उस पर बहुत ज़्यादा माल खर्च हुआ है जो कि टैक्स पेयर मनी से है। और उसके अलावा उन्होंने बिलो द बेल्ट ऐसी कोई बात नहीं की, और साथ उन्होंने कोई रीज़न दिए कि जी अगर ये किसी पे भी इतना पैसे खर्च किए जाएं तो वो भी अच्छा खासा प्रेजेंटेबल लग सकता है। लेकिन मैं फिर भी उसको जस्टिफाई नहीं करती, मैंने उनकी बात को सिर्फ एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं ज़रूर कंडेम करती हूँ उन मिज़ोजिनिस्ट और उन अब्यूसिव किस्म के रिमार्क्स को जो आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा करते रहे, और अब किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने भी वो काम शुरू कर दिया है। चाहे नवाज शरीफ साहब खुद हों जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, कैरेक्टर असैसिनेशन की, पम्फलेट्स छपवा के भेजे, उसके बाद अभी रिसेंट आप देख लीजिए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असम्बली जो है वो जिस तरीके की नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल किए और पर्सनल टॉन्ट्स किए शीरी मज़ारी साहिबा पे। जावेद लतीफ़ साहब हो गए, तलाल चौधरी तो नोन है जिन्होंने मेरे पे इतने अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के ख़िलाफ़ इस किस्म के बयानात दिए जिसमें उन्होंने बिलिटल करने की कोशिश की तमाम ख़वातीन को। और उससे बढ़ चढ़ कर कादिर पाटिल साहब हैं जो जिस तरह की ज़ुबान बोलते हैं असम्बली में, और अब शहबाज शरीफ हों, एहसन इकबाल हों, इनके PDM से पहले जो रहबर कमेटी के
थे उसमें, और पीडीएम के जलसों से बिलावल साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वाइफ पे, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, घरेलू खातून हैं, कोई जलसा जुलूस नहीं करती हैं, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती हैं, और एक घर में रहने वाली खातून के बारे में जिस तरह की ज़ुबान और जिस तरह की कलमात इस्तेमाल की जाती है, मैं उस पर भरपूर एहतजाज भी करती हूँ और उसकी मजम्मत करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब से और उन तमाम लोगों से जिनको बहुत ज़्यादा दुख दर्द हो रहा है इस वक्त, कि मरियम बीबी जो एक पॉलिटिकल खातून हैं और जलसे जुलूस भी करती हैं और पब्लिक स्फेयर में आती हैं, कि उनके ऊपर अगर किसी की तनकीद पे इतना दुख तकलीफ़ है तो क्या वज़ीर आज़म की जो वाइफ हैं वो खातून नहीं है? क्या उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो है वो इज़्ज़त तकरीम नहीं? क्या हम सब ख़वातीन पॉलिटिशियंस क्योंकि किसी साबिक वज़ीर आज़म की बेटियां नहीं हैं या किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर खातून की बेटियां नहीं है तो इसलिए हमारी इज़्ज़त और तौकीर जो है वो किसी से कम है? तो देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो नहीं होना चाहिए, और अगर रिवायात रखनी है और अगर कंडेम करना है तो फिर सबको किया जाए। और मैं इस फोरम से आज सबको कंडेम करती हूँ जिसने आज तक ख़वातीन के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स दी हैं। आपने सबको कंडेम किया सिवाय अली अमीन गंडापुर के। I wonder कि how you say that, how were you able to say that with a straight face on a national television? I'm sorry. आपने बीच में टोका नहीं, लेकिन I cannot believe as a Pakistani woman, as a woman in Pakistan who has gone through it. आपने खुद अपना भी एग्जांपल दिया कि तलाल चौधरी साहब ने आपके बारे में क्या कहा, देना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी नहीं कर सकती कंडेम। इससे ज्यादा कमल शौज़ा साहिबा आपसे हम बात नहीं करेंगे because there is no use of it. हम आपको जानते हैं, हम आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन आपने तो इंडोर्स किया है। कंडेम क्या आपने करना था? आपने इंडोर्स किया और आपने बाकियों की एक तवील फहरिस्त गिनवाई, उसको जरूर हमें कंडेम करना चाहिए। और फिर आप हमें ये कह रही है कि वो तो तारीफ कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक वी आर? हम लोगों को पता नहीं है, आवाम को पता है कि उधर क्या हुआ है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आपके साथ हो चुका है और आप फिर भी बाकियों के लिए हो रहा है, तो आप आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने वो सारी बातें दोबारा दोहराई हैं और आपने वो बातें इंडोर्स की हैं जो अली अमीन गंडापुर ने की हैं। हैट्स ऑफ टू यू कमल। अब एक ऐसा मौजू जो बहुत ही हसास और हम सब के दिल के बहुत करीब है, यह है फ्रांस में खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला। इस वाक़े की पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मजम्मत की, गुस्से का भरपूर इजहार किया। अमली तौर पर फ्रांस को माशी झटका देने के लिए फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम भी चलाई गई। ये रद्द-ए-अमल है खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी सामने रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया कि बग़ैर तस्दीक किसी खबर को आगे ना बढ़ाया जाए। जब फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट का सिलसिला एक्चुअली शुरू हुआ तो कहीं से पाकिस्तान में बिस्किट के एक ब्रांड का नाम भी आ गया कि ये फ्रांसीसी कंपनी है। कंपनी ने वजाहत की कि उनका प्लांट सक्खर में है और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तहकीक में ये बात वाज़े हो चुकी है कि कंपनी का फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं। कन्फ्यूजन थी और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर बात की गई, इसको फैलाया गया इसी को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल, हमने कहा कि एक दफ़ा फिर हम इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लॉ एंड शरिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवानीन के माहिर डॉक्टर अजीज़ुर रहमान से दरख्वास्त की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स के हवाले से चूँकि हम बात कर रहे हैं, इसके फ्रांस से ताल्लुक़ पर आपने रिसर्च की तो आपको क्या पता चला? जी बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त फ़्रांस में गुस्ताखाना खाके बनाने के बाद पूरी दुनिया में फ़्रांसीसी मसनूआत और सर्विसेज के बाइकआउट की मुहिम चल रही है, उस हवाले से फ़्रांसीसी मसनूआत के बारे में मैंने कुछ रिसर्च की और ये रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम शवाहिद देखने के बाद, कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स का जो ब्रांड है लू, इसका मिल्कियत के हवाले से फ़्रांस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये एक बैनुल अक़वामी और कंपनी है मोंडेलीज़, उसकी मिल्कियत में एक ब्रांड है जो बुनियादी तौर पे एक अमेरिकन कंपनी है और पाकिस्तान में इसका एक इश्तराकी अमल है कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड के साथ। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसी से मुताल्लिक़ा सवाल ये भी है कि इस वक्त कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की मिल्कियत में क्या फ्रांस या कोई और फ्रांसीसी शामिल है या कोई पार्टनरशिप वगैरह या कोई शेयर्स वगैरह? जी, मैं जो इस वक्त दस्तयाब शवाहिद और मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं देख सका हूँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से जो मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर मैं ये बात कह सकता हूँ पूरी वसूख से अब तक
कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट की मिल्कियत में या इसके ब्रांड्स की मिल्कियत में फ़्रांस का कोई इस वक्त कोई अमल दखल नहीं है और फ्रांसीसी मिल्कियत इसमें शामिल नहीं है। ये एक मकामी कंपनी है कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड और इसके साथ बिज़नेस में एक अमरीकी कंपनी इनकी पार्टनर है। अक्सरियती शेयर जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनी कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड के हैं और अक़लियती शेयर जो हैं वो मोंडेलीज़ इंटरनेशनल के हैं इसमें, जो कि एक अमरीकी कंपनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज़ुर रहमान हमसे बात करने का और थोड़ी सी क्लैरिटी होपफुली लोग जो है वो समझ सकेंगे और थोड़ी सी रिसर्च लोगों खुद भी कर लिया करो तो पता चल जाएगा बहुत कुछ। We will see you tomorrow इंशाल्लाह। अभी तो हफ्ता स्टार्ट हुआ है। Have a great day. मास्क पहनिएगा बाहर जाते हुए। See you. Bye.